हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। लर्न विथ मिनेंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है हम डायनामिक्स ऑफ मशीनरी का जो लेक्चर सीरीज हमने शुरू किया था अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई सिलेबस। सो मॉड्यूल नंबर 2 डायनामिक्स ऑफ मशीनरी का जो स्टैटिक एंड डायनामिक फोर्स एनालिसिस ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, उसमें टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंकशाफ्ट ये जो मॉड्यूल है उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, सो वो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो चलो देखते हैं कि आपको क्या न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है। सो एग्ज़ाम में इस तरीके के न्यूमेरिकल आ सकते हैं और आप इस न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है वो इस वीडियो में आपको शॉर्ट में बताऊंगा। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। तो स्टैटिक एंड डायनामिक फोर्स एनालिसिस मॉड्यूल नंबर 2, कोर्स कोड है आपका MEC 503 और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के सिलेबस के तहत ये जो कोर्स कोड बना हुआ है वो आप देख सकते हो। A horizontal gas engine running at 210 RPM has bore of 220 mm and stroke of 440 mm. The connecting rod is 924 mm long and reciprocating parts weight 20 kg. तो ये गिवन चीज़ें दे रखी है, तो इस गिवन चीज़ों से हम क्या लिख सकते हैं, डेटा लिखने की कोशिश करेंगे। एंगुलर स्पीड आपको निकालना आना चाहिए ओमेगा इज इक्वल टू 2πn/60 से, बिकॉज रोटेशनल स्पीड आपको दे रखा था, कितना दे रखा था 210। सो यहाँ से आप पुट करके इजी वे में एंगुलर स्पीड निकाल सकते हो, 21.99 आएगा। क्रैंक रेडियस सबसे पहले तो स्ट्रोक लेंथ देखो, स्ट्रोक लेंथ आपको 440 mm दे रखा है। तो क्रैंक रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, क्रैंक रेडियस फाइंड करने के लिए आप स्ट्रोक लेंथ को हाफ कर दो, S/2 कर दो। तो यहाँ से आपको 440 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 220 mm मिलेगा। पिस्टन डायमीटर आपको दे रखा है 220 mm, तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया 0.22 मीटर। यस, उसके बाद देखते हैं कि क्या है। व्हेन क्रैंक हैज़ टर्न थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द इनर डेड सेंटर, सो क्रैंक एंगल 30 डिग्री, ये बात समझ में आ रही है। मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट 20 kg दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हो मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स 20 kg। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, वेट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट निकालने के लिए M/G कर दो, 196 न्यूटन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने दिखाया 196 न्यूटन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या क्या निकालना है वो देखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या पूछा है और उसमें आप क्या निकालना चाहिए। टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंकशाफ्ट, तो ये क्वेश्चन आपको बनता ही है, टर्निंग मोमेंट हमेशा पूछेगा आपसे। ओके, थ्रस्ट ऑन द बियरिंग ये भी पूछेगा। और थर्ड जो सब टॉपिक दिया हुआ है और सब मॉडल दिया हुआ है उसमें क्या पूछा है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्लाईव्हील का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। उसमें क्या चीज़ें गिवन है, मास विच हैज़ अ मास ऑफ 8 kg, उस फ्लाईव्हील का मास दे रखा है 8 kg, रेडियस ऑफ गायरेशन भी दे रखा है 600 mm एंड पावर दे रखा है 22 किलोवाट। तो ये चीज़ें आपको लगेगी। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे थर्ड सेक्शन में। सो प्रेशर, अभी देखो कि यहाँ पे दो चीज़ें और गिवन हैं, उसमें से एक है कि प्रेशर, द प्रेशर ऑन कवर एंड क्रैंक साइड, कवर और जो क्रैंक साइड के ऊपर का प्रेशर दे रखा है 500 kN/m² एंड 60 kN/m²। सो यहाँ पे लिखा है मैंने 500 kN प्रेशर ऑन कवर एंड 60 kN/m प्रेशर ऑन बैक्स। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी, क्या है देख लो कि नेट प्रेशर एक्टिंग ऑन पिस्टन। सो नेट प्रेशर कैसे निकालोगे, नेट प्रेशर निकालने के लिए आप PG नेट प्रेशर एक्टिंग ऑन पिस्टन इज P1 - P2, सो 500 - 60, तो यहाँ पे 440 kN/m² मिलेगा। ओके, सो 440 × 10⁻³ Nm/m²। Once you have calculated a gas pressure, from that you can easily find out the gas force on piston. So gas force on piston के लिए pressure is nothing but force by area. So
फोर्स आप कैसे निकालोगे कि कितना फोर्स आपके पिस्टन के ऊपर लग रहा है, गैस फोर्स लग रहा है, तो Fg हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। वो क्या रहेगा, आपका पिस्टन का एरिया इनटू आपका गैस प्रेशर। गैस प्रेशर तो पहले से ही मिल चुका है 440 इंटू 10⁻³ एंड पिस्टन का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, π/4 d²। तो ये जो d है यहाँ पे आपको d क्या लेना पड़ेगा, डायमीटर ऑफ पिस्टन लेना पड़ेगा। तो डायमीटर ऑफ पिस्टन क्या था, 220 mm था, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे मीटर में कैसे कन्वर्ट किया, 0.22 मीटर। ओके, ये चीज़ें रखो, आपको गैस प्रेशर मिलेगा। गैस प्रेशर आपको समथिंग अबाउट ये मिलेगा। आप कैलकुलेशन देख लो, अगर कहीं पे गलती हुआ है तो आप कैलकुलेट करके वो आंसर देख सकते हो, या फिर चेक करो ये आंसर सही है गलत है। मेरा गलत भी हो सकता है। सो कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान मत दो, प्रोसेस के ऊपर ध्यान दो कि प्रोसेस एंड स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन कैसे होनी चाहिए इसकी। ओके, अगर कैलकुलेशन गलत भी होता है तो आप चिंता मत करिए उसकी, आप सिर्फ प्रोसेस फॉलो करो, प्रोसेस तो सही है। सो इनर्शिया फोर्स ऑन पिस्टन, अब हमें इनर्शिया फोर्स निकालना है। इनर्शिया फोर्स निकालने के लिए क्या किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। इनर्शिया फोर्स ऑन पिस्टन, आपको एक फॉर्मूला है इनर्शिया फोर्स के लिए निकालने के लिए, आपको एक फॉर्मूला आएगा mr⍵² cos थीटा प्लस cos 2 θ/n। वहाँ से आप निकाल सकते हो। और n कैसे निकालना है, n इज नथिंग बट ऑब्लिक्विटी रेशो, दैट इज L/R। ओके, यल आपको दिया था, ऊपर देख सकते हो यल आपको क्या दिया है, एल आपको आई थिंक यहाँ पे 924, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड इज 924 mm एंड आर आपका क्रैंक रेडियस 220। तो वहाँ से आपको n मिलेगा 4.2। तो n की वैल्यू 4.2 रख के हम इस कैलकुलेशन को कर सकते हो। मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट 20 kg था। ओके, ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू हमने निकाली थी। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, देख सकते हो। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 21.99। आर का वैल्यू 0.22, मास का वैल्यू 20 kg, थीटा 30 डिग्री दे रखा है, cos 2 थीटा 2 × 30 cos 60 बनेगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय n 4.2। तो यहाँ से इनर्शिया फोर्स आपको मिलेगा। जो भी मिलेगा वो कैलकुलेशन आप करो। अभी पिस्टन एफर्ट क्या कैसे निकाला जाता है, पिस्टन एफर्ट निकालने के लिए गैस फोर्स माइनस इनर्शिया फोर्स किया जाता है। ओके, जो भी आपका गैस फोर्स है वहाँ से आप हाँ काय करायचं, एक मिनट। So from here we can easily calculate sin phi. So sin phi is nothing but sin theta by n, and n value is 4.2, phi is equal to 30, so theta is equal to 30, so you will get phi is equal to 6.83. From that, force along connecting rod, if you want to find out force along connecting rod, is nothing but Fq. Fq is equal to Fp divided by cos of phi. So Fp is the piston force, piston effort. So this piston effort you can apply here, Fp 16.5 into 10⁻³ divided by cos of phi. From that you will get Fq. Fq is nothing but force along connecting rod. And last, you have to find out the tangential force acting on a crankshaft. So Ft. For calculation of Ft is equal to Fq sin phi plus theta. So Ft is equal to Fq sin phi plus theta. From that we can find out tangential force acting on crankshaft. And then turning moment you will get here you put phi value is 6.83 from this value, and theta is 30. And lastly, turning moment is nothing but Ft into R. Okay, so turning moment is nothing but Ft into R. Again, once we find a turning moment, that is torque. Turning moment is nothing but a torque is equal to 2.19 into 10⁻³ Newton, and from that we can find I is equal to mk square
mass moment of inertia is mass of flywheel is given at 8 kg, and this 8 kg is given. The radius of gyration is 600 mm, converted into meter, so 0.6. Okay, from that you can find out I. Torque required to accelerate flywheel. So how to find it? We can apply power is equal to 2.T by 60, and power is 22 kilowatt. From here you can put 22 into 10 to the power 3 watt. Okay, from that you can find torque divided by 2 pi into n is 210 rpm. So here you get torque. The torque is 1000 Newton meter. Once you calculate torque is equal to I alpha. So I is mass moment of inertia 2.88 here you can put, and from that you can find alpha. So you will get alpha as 347.36. That is the alpha, and this is a final answer. So acceleration required is alpha is nothing but 347.36 radian per second square. That is the answer. So thank you very much for watching our channel. Thanks.